तो आप देखिए कि जो संशोधित आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर चुका है, लेकिन इसके हाँ पक्ष में पहले 278 का आंकड़ा आया था, तो बढ़कर 298 हो गया है। इसी तरह ना पक्ष में 211 की जगह 230 का आंकड़ा सामने आया, यानी कि कुल 528 सांसदों ने इसमें वोटिंग की थी। और इसको वोटिंग करने के बाद जो आंकड़ा 528 के हिसाब से अगर दो तिहाई आंकड़े की हम बात करें तो 352 बैठता है, लेकिन वो नहीं हो पाया, पार नहीं हो पाया, 298 पे अटक गया, यानी कि 54 वोट इसमें कम रहे और उसकी वजह से ये जो बिल है ये गिर गया है। और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर जो बिल पेश किया गया था वो गिर गया है। जो आंकड़ा था इसको पास कराने का वो आंकड़ा सत्ता पक्ष हासिल नहीं कर पाया, जिसके बाद दो तिहाई बहुमत न होने की वजह से बिल पारित नहीं हो पाया है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि वो इसे पारित करवा कर रहेंगे। आने वाले वक्त में नंबरों का आंकड़ा नहीं छू पाने के कारण फिलहाल ये पारित नहीं हो पाया है। किरेन रिजिजू ने हालांकि इसके बाद विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और यह कहा कि विपक्ष ने एक ऐतिहासिक मौका एक तरह से गंवा दिया है। वो महिलाओं के आरक्षण को मजबूत करने के लिए, महिलाओं के अधिकार देने के लिए एक सहयोगी हो सकता था, लेकिन उसने ये ऐतिहासिक मौका गंवा दिया है। और एक बार फिर हम रुक करेंगे जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी का, जो हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, आंकड़ा थोड़ा सा संशोधित हुआ है और उसके बाद कुछ आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हालांकि वो आंकड़ा नहीं मिला। 298 हां पक्ष में रहे वोट और 230 ना पक्ष में रहे, 528 टोटल होते हैं। और इसमें अगर हम आंकड़ों को देखें दो तिहाई तो वो बैठता है 352 के आसपास, यानी कि अभी भी 54 का कमी रही और बिल पारित नहीं हो पाया। मेरा जो सवाल अभी इस संशोधित आंकड़े से पहले आपके साथ ये था कि बिल तो पारित नहीं हुआ, सत्ता पक्ष को भी इसका पता था, इसी की वजह से पूरी कोशिश रात भर इसको लेकर गणित भी बिठाई गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है, जो मेरा राज्यों में चुनाव को लेकर था, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें सत्ता पक्ष के दोनों हाथों में एक तरह से लड्डू हम कह सकते हैं। अगर ये गिर जाता है तो विपक्ष पर इसको पूरा घेरने का मौका मिल जाता है और अगर पारित हो जाता है तो इसको भुनाने का मौका सत्ता पक्ष को मिल जाता है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको, जो वोटिंग हुई इसके बाद इस पूरे गणित को, सियासी गणित को? देखिए प्रभात, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और अमित शाह बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा संदेह था इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं डाउट था सत्ता पक्ष को कि परिसीमन का जो बीच में इसमें पैच लगा है, विपक्ष इसमें सहयोग नहीं करेगा। विपक्ष की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनली एनडीए में भी इस बात को लेकर के कुछ घटक इसमें शायद विरोध में थे कि यह संभव नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। और अधिसूचना आनन फानन में एक दिन पहले रात को जारी की गई, जबकि इसका नोटिफिकेशन पहले जारी होना चाहिए था। अमित शाह भी यही बात कह रहे थे कि गुजारिश कर रहे थे लगातार। अब इसमें दोनों बातें हैं, अगर यह बिल पास होता तो भी बीजेपी इसे एक सेलिब्रेशन के रूप में बनाती है, और लेकिन अब सड़क से संसद तक जिन राज्यों में चुनाव है वहां चले। मैं अनिल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है प्रभात, तो मैं एक सवाल उनसे करना चाहूंगा। बीजेपी ऑफिस से जस्ट लौटे हैं, वोटिंग के दौरान ये वहीं पे थे। अनिल, क्या लगता है आपको कि यहां बीजेपी इसको छोड़ने वाली नहीं है? बेशक बिल हाउस में गिरा है, लेकिन मुद्दा तो बाहर भी खड़ा रहेगा अभी। देखिए बिल्कुल, और सड़क पर साफ तौर से दिखाई देगा कि आखिरकार इस मुद्दे पर सियासत कितनी गरमाएगी। पास होता तो सेलिब्रेशन के रूप में था, लेकिन यहां पर अब बीजेपी विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस पर यह तमगा लगाने की कोशिश करेगी कि महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष महिला विरोधी है। और ये जो स्टेट के चुनाव, विधानसभा चुनाव भी पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु के, ये भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो सकते हैं इन जो बिल यहां पर गिरा है। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति जो है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, सदन के अंदर संशोधन जो बिल है वो यहां पर गिर गया है, तो यहां पर सत्ताधारी बीजेपी जो है, एनडीए जो है, ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे को तूल देती हुई नजर आएगी। अभी हमने देखा जब सदन के अंदर वोटिंग चल रही थी और इस दौरान भाजपा मुख्यालय में महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम रखा गया, और जब वोटिंग थी ठीक उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर शुरू किया गया। यानी
अमित शाह के संबोधन से तस्वीर एक तरह से साफ होती नजर आ रही थी कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। उनके एनडीए के घटक दलों में कुछ लोग सदन में मौजूद नहीं है, तो जो आंकड़ा चाहिए था 360 का, 2/3 बहुमत का, वो शायद महसूस हो गया था अमित शाह को, जो चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन उनका चाणक्य की जो नीति थी शायद यहाँ पर। एक चीज अनिल, 293 एनडीए के टोटल जो आंकड़ा है 293 का है, लेकिन 298 वोट मिले हैं, यानी कि 5 वोट कहीं ना कहीं जो अदर्स में से बटोरने में यहां बीजेपी अपना खेल कर गई। और अगर इसी तरह से बात करें विपक्ष की, तो 230 उन्हें नापक्ष के मिले हैं। तो यहां कुछ इंक्रीज तो क्या है, क्योंकि ये मैं कुछ लोगों के एक दिन पहले की स्थिति को देख करके और लग रहा था कि बीजेपी ने कुछ छोटे दलों से इनसे संपर्क करने की कोशिश की है। एक आपको ध्यान होगा, विपक्ष एक बात और कह रहा था लगातार, जिसमें ये कह रहे थे कि एक एक छोटे दल से या विपक्ष के जो दल हैं सामूहिक रूप से नहीं बैठा रही है सरकार, सबसे अलग अलग मिल रहे हैं। तो वहां पे भी बीजेपी को ये इस तरह की कोशिश थी। तो लेकिन ये पहली बार एक बड़ा झटका कहा जा सकता है जिसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई है विपक्ष को तोड़ने में। देखिए बिल्कुल, और खासतौर से अगर यही बिल पिछली 2023 की तरह होता, महिला अधिकार देने वाला होता और आरक्षण का बिल होता, तो शायद यहां पर कांग्रेस साथ में होती। लेकिन ये जो परिसीमन का इसके साथ में जोड़ हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस बिल को गिराने का एक सबसे बड़ा रीजन यहां पर माना जा सकता है। सत्ताधारी पार्टी चाहती थी इसके साथ में, महिला बिल के साथ में जोड़कर कहीं ना कहीं परिसीमन का जो एक बिल है उसको यहां पर पास कर लिया जाए। लेकिन ये जो रणनीति रही है सत्ताधारी पार्टी की कि जो बिल पास होने थे वो शायद यहां पर अब नहीं हो पाए हैं। सदन के अंदर वो आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा था 2/3 बहुमत का, वो यहां पर बीजेपी को, एनडीए को, सत्ताधारी पार्टी को नहीं मिल पाया है, और ये झटका कहा जा सकता है। लेकिन इसको कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, ये बीजेपी से कम कोई नहीं जानता है। अमित शाह चाणक्य हैं, राजनीति में एक माहिर आदमी कहे जा सकते हैं, और हमने देखा भी था ठीक वोटिंग से पहले सदन में जिस तरह का बयान था, सदन में जिस तरह का वक्तव्य रखा जा रहा था अमित शाह की तरफ से, उससे साफ संकेत मिल गया था कि आप बिल को तो गिराने जा रहे हो, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये भी उनके वक्तव्य से साफ था कि आने वाले चुनाव हो या फिर उसके बाद में आने वाले चुनाव हो, वो अमित शाह साफ तौर से कह रहे थे कि अगर ये बिल गिरता है तो महिलाएं विपक्ष को, कांग्रेस को सड़क पर नहीं निकलने देगी। वोट मांगने जाए तो वोट मांगते समय उनको घेरेंगी कि हमारे जो अधिकार का बिल था उसको आपने पास नहीं होने दिया। अनिल, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, विपक्ष एक बात कह रहा था लगातार कि जिस तरह से रैलियां निकाली जा रही हैं, सरकारी संसाधनों को भी नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर के जगह जगह महिलाओं को इकट्ठा किया जा रहा है, ये एक इवेंट बना दिया था इसे। चले, ये आरोप रहा विपक्ष का वोटिंग से पहले का, लेकिन अब लगता है आपको कि गिरने के बाद भी बीजेपी इसे इवेंट बना के छोड़ेगी। इवेंट जैसे आपने हिंट भी दिया कि चाणक्य राजनीति के, वो जानते हैं कि किस मुद्दे को कैसे भुनाना है। बीजेपी की पूरी इस पर एक्सरसाइज है। तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी मानसिक रूप से तैयार थी कि बिल गिर भी सकता है, और गिरने के बाद में हमें क्या करना है। देखिए, दोनों पहलू पर तैयार था। खासतौर से एनडीए ने जो तैयारी की थी, अगर सदन में पास होता तो उसका बेनिफिशियली किस तरह से लिया जा सकता है, जश्न कैसे मनाया जा सकता है, और अगर पास नहीं होता, यहां पे अपनी तैयारी थी। हमने देखा सदन के अंदर जिस तरह से अमित शाह का संबोधन था, अपने आप में बता रहा था कि वो हर चीज के लिए तैयार है। पास होता तो उसका अलग से वक्तव्य होता, लेकिन यहां पर जब उनको नजर आया कि विपक्ष कुछ मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, पिछली बार 2023 की तरह इसको पूरी तरह से समर्थन नहीं मिल पा रहा है, तो तस्वीर अपने आप में भाप गए, और सदन का वक्तव्य अपने आप बता रहा था कि अमित शाह अब आगे क्या स्टेप यहां पर लेने वाले हैं। तो यह कहा जा सकता है अभी तक का तो जो था वो इवेंट था, लेकिन अब बीजेपी इसको मेगा इवेंट में तब्दील यहां पर करेगी, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अभी तक जो नारी शक्ति वंदन जो कार्यक्रम महिलाओं को किए गए वो अलग इवेंट थे, लेकिन अब सदन से लेकर सड़क तक जो हंगामा बरपेगा ये कहीं ना कहीं देखने वाला होगा। पब्लिक में मैसेज किस तरह से दिया जा सकता है, कांग्रेस के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ बीजेपी जो है यहां पर हमलावर भी होगी, और ये मैसेज जो है हर महिला तक पहुंचाने की कोशिश होगी कि सदन में हम लोग आपको 33% का आरक्षण देना चाह रहे थे, लेकिन रोड़ा जो है वो कांग्रेस ने अटकाया है। कांग्रेस की वजह से महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाया। 33% जो विधानसभा में टिकट मिलने चाहिए थे वो यहां पर नहीं मिल पाए। लोकसभा में जो टिकट मिलने चाहिए थे, जो सदन के अंदर, लोकसभा के सदन के अंदर 33% महिलाओं के चेहरे नजर आते, वो कांग्रेस की वजह से नजर नहीं आ रहे। तो ये कहीं ना कहीं साबित जो है अब सड़क के ऊपर, सड़क के माध्यम से जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी एनडीए यहां पर करने वाली है। तो चले, ये सड़क से मुद्दा सदन तक पहुंचा, और वापस से सदन से ही यह मुद्दा सड़क पर लौटेगा, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। बीजेपी दोनों तरफ से तैयार थी। अगर यह बिल पास होता है तो अभी जश्न होता पूरे देश भर में। बिल गिर गया
तो अब कल से देखिएगा कि विपक्ष को अब आड़े हाथों लिया जाएगा दोनों राज्यों में। अब लगता है कि मुद्दा भी सिर्फ यही रहेगा। तो प्रभात, ये बिल एक झटका कहूं, अगर जिस मकसद से एनडीए लेकर के आई थी, ये सरकार लेकर के आई थी, तो वो झटका है। और अगर पहले से प्लानिंग थी कि गिर भी सकता और नहीं भी गिरेगा, तो दोनों ही उसमें, तो ये अभी भी राजनीति इस पर खत्म होने वाली नहीं है। जी प्रभात। कहा कल से स्ट्रेटजी और जो भाषण हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के, और उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो